डॉक्टर नकवी साहब, वेलकम टू द इंग्लैंड। और आप जो है पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस और यहाँ इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है प्रैक्टिस में। जी देयर इज़ अ डिफरेंस एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने फ्राइडे को इधर डायबिटीज़ का क्लिनिक किया, तो जब हमारे पेशेंट आया तो वो जनरल प्रैक्टिशनर से रेफ़र होके आते हैं, तो उनका कंप्लीट वर्कअप पहले ही हुआ होता है। जैसे उनके ब्लड टेस्ट, यूरिन ACR सब कुछ पहले होता है जब वो हमारे पास रेफरल आता है। तो जब मैंने पेशेंट डायबिटीज़ क्लिनिक में देखा तो सबसे पहले तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है और उनकी रिस्क असेसमेंट की जाती है। उसके बाद उनके एग्जामिनेशन में उनका वेट, ब्लड प्रेशर, BMI उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। उसके बाद उनके टीथ एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि कोई डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसी तरह तमाम पेशेंट को रेटिनल स्क्रीनिंग के लिए रेफर किया जाता है। तो ये नॉर्मल डायबिटीज़ क्लिनिक की प्रैक्टिस हम इस तरह करते हैं। उसके बाद ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करते हैं उनके रिस्क को देखते हुए जो कि जिनका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट हो। ठीक है, अब अगर हम पाकिस्तान में जाएं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान प्रेवलेंस के एतबार से दुनिया में नंबर 1 पे है। इस तरह बहुत से लोग ब्लड शुगर चेक करते हैं, अगर ब्लड शुगर 300 या 400 हो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। और कुछ पेशेंट या तो HbA1c चेक करते हैं या वो भी नहीं करते। अब इन हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जब तक हमारे पास कंप्लीट वर्कअप ना हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई 2 हफ्ते पहले एक पेशेंट देखा, उनको न्यूली डायग्नोज्ड टाइप 2 डायबिटीज़ थी। उनका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम था। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर आप वेट लूज कर लें तो तकरीबन 80% चांस है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल या रिमिशन में चली जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि डॉक्टर साहब वेट मैं लूज नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं मारा नहीं लगना चाहता, लेकिन है कि मुझे गोलियां दे दो ताकि मैं वो खांदा रहा। सो ये जो माइंडसेट का फ़र्क है, ठीक है, तो हमारी जो इंग्लैंड के जो पेशेंट्स है और पाकिस्तान के पेशेंट के माइंडसेट का भी फ़र्क है और हेल्थ एजुकेशन का भी फ़र्क है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप ये भी बताएं कि क्योंकि आप यहाँ पर भी एज ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में और यहाँ पर क्या डिफरेंस है एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से? देयर इज डिफरेंस अगेन। आप ये देखें कि इधर हमारे पास जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पेशेंट आता है वो GP से रेफर होके आता है। सही। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, जैसे पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, किसी भी हार्मोन का मसला है या कोई उनको फीमेल या मेल हार्मोन का प्रॉब्लम है, तो फिर होता यूँ है कि वो हमारे पास रेफर होता है। पाकिस्तान में चूँकि प्राइमरी हेल्थ सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, तो जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो रेफरल सिस्टम भी नहीं है, इसलिए जब वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एंडोक्राइन की प्रैक्टिस है उसमें हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि पहले डिफरेंट स्पेशलिटी की तरफ रजू कर चुके होते हैं। जैसे थायराइड के पेशेंट अक्सर ENT के पास चले जाते हैं, पिट्यूटरी के पेशेंट न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं, एड्रिनल के पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो इन तमाम वजूहत की बिना पर मैं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एंडोक्राइन की प्रैक्टिस और इंग्लैंड के एंडोक्राइन की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ओके, तो डॉक्टर नकवी साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो अपने जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। होपफुली कि जो है वो हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस है आपके इस मशवरे से फ़ायदा उठाएंगे, और थैंक यू सो मच।